हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट जो है, एरिस्टोटल्स फॉलेसी है, फ्रिक्शन, ठीक है, इसके बारे में पढ़े। तो सबसे फर्स्ट आपको जो इंट्रोडक्शन में दिया है उसमें एक फुटबॉल का एग्जाम्पल दिया है कि मान लो कि ग्राउंड पे फुटबॉल पड़ा है स्टेशनरी कंडीशन में, ठीक है, तो ये मूव कब हो सकता है? व्हेन एवर वी आर गिविंग सम एक्सटर्नल फोर्स टू इट। इसको हम जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स देते हैं तब ये मूव होता है। व्हेन एवर वी किक दिस फुटबॉल इट विल बी इन अ मोशन, ठीक है। तो एक बात तो बहुत ही क्लियर है कि किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए क्या चाहिए? हमें एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे फोर्स है जिसको कांटेक्ट में लेने के बाद आप उस ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे फोर्स है जिस ऑब्जेक्ट को आपको कांटेक्ट नहीं करना पड़ता, वो कांटेक्ट लेस होता है फोर्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स। तो forces are having two types. First is contact force and the second is field force. Contact force और फील्ड फोर्स। जैसे मान लो बेंच पे पड़ी हुई बुक है, उसको आपको मोशन में लेके आना है तो भी कांटेक्ट उसका करना पड़ेगा, उसके बाद ही मूवमेंट में आएगी। दूसरे एग्जांपल में कार की जो मोशन होती है, ठीक है, वहाँ पे स्टीयरिंग, एक्सेलरेटर, ये सब मतलब कांटेक्ट में आने के बाद ही क्या होता है? वो मोशन में आता है। तो इस टाइप के जो फोर्सेस होते हैं कि जहाँ पे कांटेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है उसके बाद ही फोर्स एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? कांटेक्ट फोर्स। और विदाउट एनी कांटेक्ट एंड दिस फोर्स विल बी जनरेटेड, सो इट इज कॉल्ड ए फील्ड फोर्स, ओके, विदाउट एनी कांटेक्ट। We can just realize it. It is a virtual kind of force, not a physical force. It is a virtual force. So gravitational force, due to gravity, and magnetic force due to magnetic field. Magnetic force, ये दोनों देखो। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब किसी ऑब्जेक्ट को आप फ्री फॉल मोशन अगर मूवमेंट करवाते हो और यहाँ से आपने छोड़ दिया तो कोई कांटेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी वहाँ पे फोर्स अप्लाई होता है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स में भी सेम होता है कि सपोज आपने कोई नेल ली और सामने मैग्नेट है, तो अगर उसके मैग्नेटिक फील्ड में वो नेल आ गई तो क्या होगा? उसके साथ वो अट्रैक्ट हो जाएगी। तो वहाँ पे भी क्या हुआ? फील्ड के अकॉर्डिंगली वहाँ पे फोर्स लगा, तो उसको हम बोलते हैं फील्ड फोर्स। क्या बोलते हैं? फील्ड फोर्स। तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ फोर्स, फर्स्ट इज कांटेक्ट एंड द सेकंड वन इज फील्ड फोर्स। ओके। चल, अभी एरिस्टोटल्स फॉलेसी, एक एरिस्टोटल ने एक स्टेटमेंट तो दिया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपको मोशन में उसको कंटिन्यू रखना है तो आपको कुछ एक्सटर्नल एजेंसीज चाहिए। There is some external agency is required to continue any object in motion, ठीक है।
मोशन में रखने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, बट उसने यहाँ पे गलती कर दी। एक उसने यहाँ पे बो लिया और यहाँ से एरो जो होता है, ठीक है। तो आप जानते हो कि यहाँ से जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स देते हैं ना, उसके बाद छोड़ देते हैं, तो ये जो एरोज है वो आगे की साइड ऐसे मूवमेंट में होता है। बट आप जानते हो कि ये जो एरोज है उसके अराउंड यहाँ पे क्या होता है, एयर मीडियम होता है। तो उसने ये गलती कर दी एरिस्टोटल ने कि यहाँ पे जो एरोज आगे की साइड जो बढ़ रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो ये एयर पार्टिकल है। एयर पार्टिकल है ना, उस एरो को एक्सटर्नली फोर्स दे रहे हैं, ठीक है, उसको एक्सटर्नली फोर्स दे, इसलिए वो आगे बढ़ता है। एवरी टाइम द एयर पार्टिकल्स आर फोर्सिंग दिस एरोज एंड देन आफ्टर दिस एरोज इज गोइंग दिस वे, ओके। तो ये जो स्टेटमेंट था, और आप भी सोचोगे तो भी समझ में आ जाएगा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं, एयर पार्टिकल इसको कैसे फोर्स दे सकते हैं, ठीक है। बट उसने एक स्टेटमेंट राइट बताया कि भाई चलो कोई एक्सटर्नल एजेंसी की तो रिक्वायरमेंट है, फोर्स को अगर आपको कंटिन्यू करवाना है, मोशन में रखना है किसी ऑब्जेक्ट को, तो कोई एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो उसका जो एरिस्टोटल लॉ है, एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन अ मोशन। एन एक्सटर्नल force is required to keep a body in motion, ओके। और इसके लिए हम दूसरा एक एग्जाम्पल भी देते हैं साथ में। आप जब छोटे होंगे तब आपने भी खेला होगा टॉयज कार, ऐसे मान लो इसमें कोई चाबी नहीं है, अपनी कार है, ठीक है। चलो, तो फिर यहाँ पे हमने कोई स्ट्रिंग, यहाँ से खींच देते हैं, यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स दे रहे, ऐसे खींचते जाते हैं ना हम इसको, यहाँ पे स्ट्रिंग बंधी हुई। तो ये क्या हो गया फिजिक्स में, ये हो गया अपना एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अभी आप जानते हो कि अगर अगर मुझे इस कार को मोशन में ही रखना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स अल्टीमेटली यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा। सो देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन अ मोशन, ठीक है। इस मोशन में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सटर्नल फोर्स कंटिन्यू देते रहना पड़ेगा। बट इसमें बहुत सारे और भी फोर्स है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, वी कांट इग्नोर द फोर्स लाइक फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे होता है, जब हम इस साइड पे मोशन में होते हैं ना तो यहाँ पे होता है, इससे ऑपोजिट साइड में होता है। जो ऑलवेज हमारी जो मोशन है ना उसको क्या करता है, उसको अपोज करता है, अपनी मोशन को अपोज करता है, हमें जाने नहीं देता है, ठीक है। और फिर भी हम जाना चाह रहे हैं, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसकी जो एक्सटर्नल फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो फ्रिक्शनल फोर्स से ग्रेटर होगा, तभी मतलब ये मूवमेंट में कंटिन्यू होगा। आया समझ में। तो ये टॉयज कार का भी एग्जाम्पल आपको इस थ्योरी में बुक में समझाया है। तो एरिस्टोटल्स फॉलेसी आपको बुक में से पूरी जो वैसे आप उसमें से लिख सकते हो, ओके। यहाँ पे मैंने कंसेप्ट पूरा समझा दिया। चलो अभी है नेक्स्ट बेटा, द लॉ ऑफ इनर्शिया। एक्चुअल में द लॉ ऑफ इनर्शिया जो है
उसका पूरा जो क्रेडिट है वो गैलीलियो को जाता है। और गैलीलियो जो है, ठीक है, उसने इंक्लाइन प्लेन का एक्सपेरिमेंट किया। तो गैलीलियोस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स फॉर इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन। तो सबसे फर्स्ट उसने कुछ कंक्लूजन्स किए। ऑब्जेक्ट्स फर्स्ट है रोलिंग डाउन एक्सेलरेटेड। अगर कोई ऑब्जेक्ट ये स्लोप हो गया और वो नीचे की साइड आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और मान लो कि ए डाउन साइड आ रहा है, तो ऑलवेज वो क्या होगा, एक्सेलरेटेड। और एक्सेलरेटेड का मीनिंग है उसकी जो वेलोसिटी है उसमें टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, ठीक है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट पार्ट, सॉरी सेकेंड, ठीक है। क्लाइम्स अप डी एक्सेलरेटेड। दूसरा, अगर इसको आप ऊपर की साइड लेके जा रहे हो तो क्या होगा, डी एक्सेलरेटेड होगा, मतलब उसके एक्सेलरेशन में रिडक्शन होगा, जिसको हम रिटार्ड भी बोलते हैं। क्लाइम्स अप रिटार्ड भी लिख सकते हो आप, ठीक है। और थर्ड जो था उसमें इसने फ्लैट पूरा रखा, ठीक है, कोई भी स्लोप जो था वो निकाल दिया। तो उसमें थर्ड जो था, मोशन इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज एन इंटरमीडिएट सिचुएशन। मोशन इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इंटरमीडिएट सिचुएशन। अगर आप हॉरिजॉन्टल प्लेन ले रहे हो ऐसे ही, तो इंटरमीडिएट सिचुएशन बन जाएगी। दैट मीन्स ये दोनों के बीच की, नहीं तो एक्सेलरेटेड नहीं डी एक्सेलरेटेड, है समझ में। तो गैलीलियोस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। अभी जो सेकंड है, उसमें डबल स्लोप लिया उसने, ठीक है। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट है उसमें डबल इंक्लाइन प्लेन लिया। अभी डबल इंक्लाइन प्लेन का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें फर्स्ट में कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट्स है कि चलो यहाँ पे भी एक इंक्लाइन प्लेन, इसके बाद यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और इस साइड पे भी इंक्लाइन। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था वो पहले यहाँ पे डाउन साइड गया, यहाँ पे आया और फिर से उसने इसकी मैक्सिमम पोजीशन एक्वायर की। तो फर्स्ट में उसने ऐसा कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पे जो हाइट थी वही सेम हाइट यहाँ पे रहेगी। लिटिल चेंज, कभी थोड़ा चेंजेस हो सकता है कि उससे डाउन हो सकते, बट इससे अप तो नहीं जा सकती है। और ऑब्वियस हम जानते हैं बात, ठीक है ना, कि यहाँ पे जो हाइट होगी ऑब्वियस वही हाइट है वो एक्वायर करेगा। बट यहाँ पे जो उसने प्लेन लिया ना, ठीक है, वो जो सरफेस लिया ना, वो सरफेस जो है वो पूरा प्लेन सरफेस लिया है। कौन सा सरफेस लिया है, प्लेन सरफेस। उसमें कोई मतलब कोई ज़्यादातर उसमें फ्रिक्शन नहीं लगे ना, वैसा एक पूरा प्लेन सरफेस उसने कंसीडर किया है। ओके, मतलब स्मूथ पूरा जो प्लेन जैसे हम बोलते हैं ना, वैसे लिया है।
चलो अभी सेकंड एक्सपेरिमेंट ने उसमें क्या किया, जो सेकंड साइड का स्लोप था वो थोड़ा और फ्लैट कर दिया। इसको थोड़ा ऐसे फ्लैट कर दिया, तो यहाँ से जो ऑब्जेक्ट था दिस रोल्स डाउन, दिस मूविंग एंड क्लाइम्स अप and acquire the height same as this height, but it has to travel a long distance before it has to travel a long distance in compare with this object distance। थोड़ा डिस्टेंस और ज़्यादा हमें ट्रैवल करना पड़ा क्योंकि स्लोप क्या हो गया, ऐसे था तो हमने ऐसे कर दिया इसलिए। ओके, तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में ऐसा था। नाउ मूविंग ऑन टू दी थर्ड में उसने ये स्लोप तो एज इट इज रखा। अभी आप स्मूथ सरफेस है, इसमें कोई कांटेक्ट नहीं है। देन रोल्स डाउन अगेन एंड दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अप टू दी इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि कॉन्टेक्टलेस है, सॉरी स्मूथ सरफेस है, वहाँ पे फ्रिक्शन तो कोई है नहीं, कोई अपोज करने वाला नहीं है। दैट मीन्स वो लॉन्ग डिस्टेंस तक जाएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक वो जाएगा। ऐसे 3 एक्सपेरिमेंट और किए जिससे गैलीलियो का लॉ ऑफ, तो इससे कंक्लूजन क्या हुआ, तो पूरा समराइज ऐसा था, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0 ए बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट एंड द बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज टू मूव विद अ यूनिफॉर्म velocity. If the net external force is 0, then the body at rest continues to remain at rest and a body in a motion continue to move with a uniform velocity। अगर उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, वेन एवर द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0, तो बॉडी जैसी अपनी पोजीशन होगी वो पोजीशन एक्वायर करेगी। जैसे रेस्ट है तो वो रेस्ट में रहेगी, और वो बॉडी अगर मोशन में है तो कंटिन्यू टू मूव विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसको बोलते हैं गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो इसके बेस पे अभी न्यूटन ने बहुत सारे आइडियाज़ दिए फंडामेंटल मैकेनिक्स के, एंड द गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया, उसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोला। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, इसके बेस पे ही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आया, लॉ ऑफ मोशन। एवरी बॉडी continues to be in its state of rest or of uniform motion, uniform in a straight line unless compelled by
some external force to act otherwise। मतलब किसी बॉडी को आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं देते तब तक वो बॉडी है वो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या तो यूनिफॉर्म मोशन जो आपने बताया यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसमें ही रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो उसमें ऐसा भी हम लिख सकते हैं, उसका दूसरा भी पेज नंबर 91 में आपको दिया है, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी इज ज़ीरो इट्स एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। देखो नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर ज़ीरो होगा तो बॉडी मोशन में ही नहीं होगी, दैट्स वाई उसमें क्या होगा, टोटल एक्सेलरेशन भी, नेट एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। एंड द एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो ओनली इफ देर इज एन नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द बॉडी। तो नॉट इक्वल टू जीरो क्या कब होगा एक्सेलरेशन, जब हम उस बॉडी को क्या देंगे, फोर्स देंगे। जैसे बॉडी को फोर्स दिया एक्सेलरेशन आया, और जैसे बॉडी को अपने फोर्स नहीं दिया तो रेस्ट में रह गई, दैट्स वाई उसमें कोई भी एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। तो देर आर एक्चुअली 3 लॉज which are given in your textbook on page number 91. Okay, so you have to describe all the experiments with using your textbooks. I have explained all the experiments of Galileo. First of all, the Aristotle had come, and then after the Galileo has experienced all the with all the options. There are 3 options in the Galileo's experiments, and then after the Newton has come. उसके बाद ये मतलब जो गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएंगे और इसका जो लॉ ऑफ इनर्शिया है उसका यूज़ करके न्यूटन ने एक अपना इस तरह का ही फर्स्ट लॉ बनाया। ठीक है, वो डिक्लेयर किया, बट यूज़ तो किसका किया था कंसेप्ट, तो गैलीलियो के कंसेप्ट को यूज़ किया था। तो एक पूरी सीरीज़ है, पहले एरिस्टोटल, उसके बाद गैलीलियो और उसके बाद न्यूटन। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। ओके, थैंक यू वेरी मच।